भारत में सामंती व्यवस्था, सामंती प्रणाली का आरंभ अपने देश में देखें तो यह गुप्त काल में दिखती है, तीसरी चौथी शताब्दी में, और इसका पूर्ण स्वरूप हमें मध्यकाल के पूर्व दिखता है। हालांकि इस सामंती व्यवस्था के लिए जो कारक जिम्मेवार हुए उस समय की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति थी। विशेषकर जो केंद्रीय सत्ता थी वे कमजोर हो गई थी और उनके चारों ओर एक तरह से राजनीतिक अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण था। केंद्रीय शक्ति की कमजोरी के कारण समाज में प्रभावशाली वर्ग उभरे और प्रभावशाली व्यक्ति ने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो स्थानीय सुरक्षा के लिए वे तैयार हुए। स्थानीय सुरक्षा का भार को वे स्वीकार किए। विशेषकर सामंती प्रणाली की नींव पड़ने का एक मुख्य कारण अरबों एवं तुर्कों के आक्रमणकारी तत्व भी रहे, जिस कारण शक्तिशाली राजवंश समाप्त हो गया था और उसके फलस्वरूप भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय देखने को मिलता है। आर्थिक तत्व भी एक हद तक जिम्मेवार रहा। पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक अव्यवस्था के कारण वाणिज्य व्यापार का भी विनाश हुआ, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था विशेष करके भूमि और कृषि पर ही निर्भरता बढ़ती चली गई, जिस कारण बड़े बड़े भूमि स्वामी कुलीन वर्ग का उदय दिखता है। वे ही कुलीन वर्ग आर्थिक स्रोत का केंद्र बन जाते हैं। आर्थिक परिवर्तन की यह प्रतिक्रिया सामंतवाद के लिए एक बेहतरीन वातावरण का निर्माण किया। इसके साथ साथ सामंती प्रणाली के विकास का कारण शासक द्वारा प्रदत्त भूमि व्यवस्था भी रही। वे अपने ग्राम को अनुदान में दे देते थे। राजा अपने कुल के व्यक्तियों एवं संबंधियों को प्रांत दे देते थे, वहां का उन्हें सामंत बना देते थे, उन्हें विशेष उपाधि देकर उपराजा बना देते थे और जिस कारण भी सामंती प्रणाली को बढ़ावा मिला, मजबूती मिली। कहा तो यह भी जाता है कि सामंती प्रणाली का उदय राजा द्वारा ब्राह्मण तथा अन्य कई प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को जमीन या कुछ गांव दान देने के कारण भी हुआ और ये सामंती भूमि के स्वामी होते थे। वे इसके साथ साथ विशेष अधिकार प्राप्त समझे जाते थे, सुविधाओं का जमकर उपभोग करते थे। हालांकि सामंतों की भी एक श्रेणियां नहीं थी, वे भी कई श्रेणियों में बट गई थी। कुछ बड़े सामंत तो कुछ उसके अधीन के सामंत जो कि छोटे सामंत कहलाते थे और वे अपने अपने क्षेत्रों में वे सामंत राजाओं जैसी सुख सुविधा का उपयोग करना चाहते थे और करते भी थे। और सामंती व्यवस्था एक तरह से पैतृक व्यवस्था थी। सामंती भूमि पर स्वामी बनकर रहते थे और कोई काम नहीं करते थे, लेकिन वे काफी अधिक आमदनी प्राप्त कर लेते थे। कालांतर में तो यह भी देखने को मिलता है कि कई छोटे छोटे सामंतों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, अपना शक्ति और प्रभाव दिखाने लगा और आपस में संघर्ष की भी स्थिति बनती है एक दूसरे सामंत के साथ। और इस पर सामंत प्रणाली के बढ़ावा देने के कारण व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, इसमें ह्रास आई और
लघु आकार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला, उसे अपने ही क्षेत्र में प्रोत्साहन मिला। हालांकि इस प्रणाली से क्षेत्रीयता का विकास हुआ, स्थानीयकरण की भावना का विकास हुआ और सामाजिक गतिशीलता कहीं न कहीं अवरुद्ध होती नजर आती है और सामंतों को राज्य के बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। और हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में अधिक से अधिक सामंत रखना गौरव की बात समझी जाने लगी और कई बार तो राजपूत शासक अपने अधीन इतने अधिक सामंत रखते थे कि वे कहा जाता था कि वे लोग सामंतों पर ही शासन करते थे और कभी-कभी सामंत के का इतना अधिक प्रभाव उन पर रहता था कि मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर वे अपने सामंत की ही बात मान लेते थे। और पूर्व मध्यकाल तक प्रशासन भी देखते हैं तो वहाँ पे प्रशासन का स्वरूप भी सामंतीकरण जैसा दिखता है। प्रशासन में सामंतों की नियुक्ति होने लगी, यहाँ तक कि वंशानुगत रूप से नियुक्ति होने लगी और सामंती प्रणाली ने हमारी वर्ण व्यवस्था को भी प्रभावित किया। हालांकि एक पक्ष ये भी कहते हैं कि इससे जाति व्यवस्था टूटी, लेकिन वहीं यह भी है कि उच्च एवं निम्न वर्ग हमें देखने को मिलता है और कहीं न कहीं सामंतवाद ने समाज के समावेशी विकास पर ग्रहण लगाया और वो व्यवस्थित स्थिति में कुछ ही लोगों को विशेष सुविधा मिली। वे सामंत कहलाए। उन लोगों ने जमकर अपने अधिकार का उपभोग किया, अपने समाज के प्रति कर्तव्य, मानवता की दृष्टि से वे कर्तव्य नहीं निभा सके। साधारण लोगों की उपेक्षा ही सामंती व्यवस्था में हुई।